वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या पूछा गया है बच्चों। तो यहाँ पर है, सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ है, उसे किस बात का दुख था। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा उम्र भर की कमाई की पोटली जल जाने का। मानव जन्म लेने की सार्थकता बताया गया है, यानी किसे कहा गया है। तो यहाँ पर होगा माँ के अंग से लिपटकर दूध पीने से। चंबल कौन से पर्वत से किसमें मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर होगा विंध्य के जानापाव पर्वत से निकलकर यमुना में मिलती है। बिस्कोहर की माटी पाट के किस गांव का वर्णन चित्रित किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी नगा तलाई गांव का। अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में पाठ में सदा नीरा का क्या अर्थ लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा निरंतर बहने वाली। अगला है, मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद किसका प्रतीक माना गया है। तो बच्चों ये हो जाएगा जीवन की नश्वरता का। जानहू सेज विहंचल बूढ़ी पंक्ति में नागमती की सेज कैसी हो गई थी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, यानी मानो बर्फ से ढक गई हो। झूठी बतियानी की पत्यानी पंक्ति का आशय क्या है। तो बच्चों यहाँ पर होगा झूठी बातों का क्या विश्वास। रामगिरी आश्रम में कालिदास द्वारा मेघों को किसके द्वारा अर्ध्य किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा स, यानी कुटज के फूलों से। राजा रात दिन प्रगति कैसे करता रहा, पहचान लघु कथा के आधार पर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा प्रजा को लुभावने व झूठे वायदों के झांसे देकर। उधार का सौदा खाने में मीठा बड़ा मीठा लगता है, यह कथन किसने कहा था। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा मोदियाई ने। अगला है, नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो दृश्य काव्य। अगला है, फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा मनोरंजन करना, अनौपचारिकता, औपचारिकता और ज्ञानवर्धन। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ज्ञानवर्धक करना। निम्न में से कौन सा शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो बच्चों रन आउट। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को क्या कहा जाता है। तो विशेष संवाददाता कहा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर हमें 15 प्रश्न पूछे गए थे। अब बच्चों हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलो देख लेते हैं। पहला है, चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना क्या हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है प्रसाद गुण, क्या होगा इसके अंदर, पहले का आंसर होगा हमारा प्रसाद गुण। दूसरा है, जहां वाक्य में शब्द क्रम अनुचित हो वह दोष क्या कहलाता है बच्चों। तो अक्रमत्व हो जाएगा, अक्रमत्व कहलाता है। दोहा छंद में प्रथम या तृतीय चरण में मात्राएं होती है, दूसरे व चौथे चरण में मात्राएं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, 13-13 मात्राएं होती है और यहाँ पर 11-11 मात्राएं होती है। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। तो उसको गण कहा जाता है। जब उपमेय और उपमान के बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला है, जहां कारण नहीं होने पर भी कार्य हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो विभावन अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखो हमें एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो बच्चों पहला है, जब हम भारतीय साहित्य की एकता की चर्चा करते हैं तब हमारा आशय भारतवर्ष की भिन्न भिन्न भाषाओं की साहित्य सामरस्यता से होता है। जब हम आज के हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती अथवा दक्षिणी भाषाओं के साहित्य को देखें तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर ही दिखेगा, परंतु सार रूप में प्रवृत्तियां प्राय एक सी पाई जाती है। विभिन्न प्रदेशों और जनपदों की सांस्कृतिक विशेषताओं की छाप इन साहित्यों में प्राप्त होती है, जो स्वाभाविक है। साहित्य के विविध रूपों से में से किसी भाषा में किसी रूप की विशिष्टता की मिलती है। उदाहरण के लिए आज के मराठी साहित्य में नाटकों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी है। वैयक्तिक निबंध भी उनके यहाँ अधिक परिणाम में लिखे जा रहे हैं। यहाँ उनकी प्रासंगिक विशेषता है। इसी प्रकार विविधता के भीतर एक मूलभूत एकता है जिसे हम भारतीय साहित्य की एकता कह सकते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर हमें बताना है। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो मैं गद्यांश दे रखा था उसका शीर्षक क्या होगा, भारतीय साहित्य की एकता। क्या हो जाएगा, भारतीय भारतीय साहित्य की एकता। क्या हो जाएगा इसका बच्चों, शीर्षक हो जाएगा। अगला है, मराठी साहित्य की क्या प्रासंगिकता है। तो यह होगा मराठी साहित्य में नाटक और व्यक्तित्व निबंध की अधिकता की प्रासंगिकता होती है। भारतीय साहित्य की
क्या विशेषता है? तो बच्चों यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या होगा? भारतीय साहित्य की विशेषता, विभिन्न के भीतर एक मूलभूत एकता का होना भारतीय साहित्य की विशेषता है। ऐसे निबंध अधिकता से लिखे जा रहे हैं तो साहित्य में विभिन्न जनपदों एवं प्रदेशों की सांस्कृतिक विशेषता की छाप दिखाई देती है। भारतीय साहित्य की एकता का विस्तृत आशय क्या है? तो यहाँ पर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 रह गया बच्चों एक बार। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि भारतीय साहित्य की एकता का विस्तृत आशय क्या है? तो भारतीय साहित्य की एकता का आश्रय यहाँ की विभिन्न भाषाओं के साहित्य की एकता एवं उनमें प्रचलित समान प्रवृत्तियों से है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंदर में एक पद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छोड़ो मत अपनी आन सीट कट जाए। बच्चों इसको पढ़ लेते हैं। मत झुको अन्य पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। उपशम में ही जो जाति धर्म कहती है, समदम विराग को श्रेष्ठ कर्म कहती है। धरती को प्रहार शांति को वर्म कहती है। अक्रोध विनय को विजय मर्म कहती है। उपमान कौन है जिसको नहीं सहेगी, सबको असीम सबका बस सबका बन दास रहेगी। पहला सवाल है उपयुक्त पद्यांश का हमें शीर्षक बताना है कि इसका शीर्षक क्या होगा। तो बच्चों इसका होगा स्वाभिमान की रक्षा, युवा पीढ़ी का स्वाभिमान। अगला हो जाएगा बच्चों अगर बात करें यहाँ पर तो दूसरा है यहाँ पर, चलो बच्चों ऊपर चला गया एक बार उसको स्क्रॉल कर लेते हैं। दूसरा है संसार में कौन से लोग अपमान सहते हैं, यानी कौन से लोग हैं जो अपमान को सह जाते हैं। तो संसार में जो लोग शांति, क्षमाशील, सहिष्णुता, विराग, इंद्रिय संयम, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि को श्रेष्ठ आचरण मानते हैं वो सदा अपमान सहते हैं। स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो पंक्ति का क्या आशय है, यानी हमें इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ होगा जो लोग मृत्यु से न डरकर आत्मसम्मान की रक्षार्थ मर मिटने को उद्यत रहते हैं वो जीवन में यशस्वी माना जाता है। अक्रोध विनय को विजय मर्म कहती है। इस पंक्ति में कवि ने क्या आशय किया है? तो अपमानित होकर भी क्रोध न करना तथा सदा विनयशील बने रहना, इसमें विजय का रहस्य निहित है, किंतु अपमान सहना भी सर्वथा अनुचित है। व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर है व्यक्ति के सामने भयानक संकट आ जाए या जान की पड़ी भी हो तो भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। काव्यांश का मूल भाव क्या है? तो काव्यांश का मूल भाव है अपनी आन बान और शान बनाए रखकर स्वतंत्र जीवन जीना, इसके लिए प्रणोत्सर्ग करने की प्रेरणा देना। अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है यहाँ पर बोला गया है कि बालक बच गया निबंध की मूल भावना क्या है? ये बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। तो बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिघात है शिक्षा ग्रहण की उम्र का निर्धारण करना। शिक्षा बालक या व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए जरूरी है। शिक्षा केवल रटने के लिए नहीं, बालक की सहज प्रवृत्तियों के विकास के लिए दी जाती है। बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां बची रहेगी तो आने वाले समय पर वह शिक्षित किया जा सकेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, विकास के उजले पहलू के पीछे विनाश का अंधेरा छिपा रहता है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस कथन में लेखक ने यह पीड़ा व्यक्त की है कि विकास के नाम पर लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, उनके पुश्तैनी मकान खेत आदि सब छूट जाते हैं, साथ ही उस क्षेत्र में पेड़ वन भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पर्यावरण की समस्याएं उभरती है तथा विस्थापित लोगों को अपने समाज संस्कृति परिवेश से दूर होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय की कविता तोड़ो का मूल भाव क्या है? तो तोड़ो कविता उद्बोधन परक, इसका प्रतिघात यह है कि बंजर एवं उबड़ खाबड़ जमीन को उपजाऊ खेत में बदलने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। उसी प्रकार मन में व्याप्त ऊब खींच और बाधक तत्वों को तोड़कर उन्हें नवीन सर्जन के लिए योग्य बनाना जरूरी है। नव सृजन हेतु प्रकृति के साथ मन को भी सृजनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है खाली कटोरे में बसंत का उतरना, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो कवि का आशय है कि बसंत ऋतु में सर्दी कम हो जाती है और गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, उनमें से भिखारियों को खूब भीख मिलती है, उन्हें कटोरे में सिक्के की खनक बढ़ जाती है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु के आने पर मधुरता एवं खुशियां छा जाती है, उसी प्रकार भिखारियों के चेहरे पर भी चमक बढ़ जाती है। कटोरे में पड़ते सिक्कों की चमक में कवि को वसंत उतारना दिखाई देता है। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता, इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो उस समय सूरदास की मन स्थिति अत्यंत विचलित थी, उसे झोपड़ी के जल जाने का दुख नहीं था, दुख था पैसे की पोटली के जल जाने का, जो उसके उम्र भर की कमाई और जीवन की आशाओं का आधार थी। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर बाह्य घटता है,
लीलाचारी होता है, इस कथन के आशय स्पष्ट कीजिए। जड़ के चेतन होने पर अर्थात जन्म लेने पर माँ की अपनी संतान के प्रति अतिशय ममता रहती है। पशु पक्षी भी ऐसे ही ममता रखते हैं। ममता का प्राकृतिक नियम है कि माँ बच्चों को दूध पिलाती है, लालन पालन करती है। इसी प्रकार चेतन प्राणी होने से माँ की तरह बच्चों में भी सुख मिलता है और सृष्टि का नियम यही है। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है, विशेषोक्त अलंकार का संगति पूर्वक लक्षण उदाहरण सहित बताइए। जहां कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन किया जाए वहां विशेषोक्त अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे नेह न नेननी को कहूं उपजी बड़ी बलाय, नीर बरे नित प्रति रहे, कहूं न प्यास बुझाए। जहां प्यास बुझाना कार्य का कारण नीर है, नीर नैन में रहता है, जल से प्यास बुझनी चाहिए परंतु उसे उससे प्यासे न बुझ रही, इसका कारण विद्यमान है कि फिर भी कार्य नहीं होना वर्णित है। कविता कोने में घात लगाए बेटी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। ये पंक्तियां जॉर्ज लुइस बोर्गेस की है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में रचना करने की प्रवृत्ति होती है एवं प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव होते हैं जो किसी भी समय शब्दों के रूप में फूटकर कविता की रचना कर सकते हैं। उनका कोई निश्चित समय नहीं होता, निश्चित काल नहीं होता, कभी भी वे मानव मन में स्फुटित हो सकती है। पत्रकारिता एवं सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? पत्रकारिता का रिश्ता तथ्यों से है जबकि सृजनात्मक लेखन का कल्पना से है। पत्रकारिता अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखा गया लेखन है, जबकि सृजनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट रहती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, विशेष लेखन की भाषा व शैली कैसी होनी चाहिए? तो विशेष लेखन का क्षेत्र विशेष अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली से जुड़ा होता है, इसलिए इस लेखन में क्षेत्र विशेष में इस्तेमाल होने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं जिनमें लेखन में विशेषता की जरूरत होती है, उसी आधार पर भाषा शैली का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर बात करें इसकी तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अजय अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो अजय प्रयोगवाद के प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। अक्षय प्रकृति प्रेमी, मानव मन के अंतर द्वंद्व सारथी बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि के कवि माने जाते हैं। अजय ने शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, त्रिशंकु आत्मनिपद, विपतका परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल, कहानी संग्रह आदि, यानी ये कविता लिखी थी। दूसरा बच्चों यहाँ पर कि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति के गहरी पेट रखते हैं। उनके कृतित्व रूप में बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा है चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा एवं रामदास का पोथा उपन्यास, अशोक के फूल, फुटच, कल्पना आदि निबंध संग्रह और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्यिक आदिकाल आदि आलोचनात्मक ग्रंथ उल्लेखनीय है। अगला है बच्चों हमारा जो खंड से है, इसके अंदर हमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं किस प्रकार से हमें इनका आंसर करना होता है। चलो बच्चों पहला सवाल है इसका, देवसेना का गीत कविता की मूल संवेदना लिखिए। अथवा का सवाल है, सरोज समृद्धि कविता की मूल भावना अपने शब्दों में लिखिए। तो देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम भाव रखा किंतु स्कंदगुप्त की तरह उसे पढ़ने निवेदन नहीं मिला। देवसेना ने आश्रम में जीवन पर्यंत सभी दुखों को सहन किया। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त द्वारा पढ़ने निवेदन किए जाने पर वह ठुकरा देती क्योंकि उसका पूरा जीवन वेदना पूरी था। वह कहती है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी विदाई के रूप में मुझे वेदना अथवा पीड़ा मिली है। अथवा का सवाल था, कवि निराला की मूल संवेदना यह है कि मेरा सारा जीवन दुख से भरा हुआ है, मुझे आजीवन संघर्षों से जूझना पड़ा, मेरा संपूर्ण जीवन दुख में डूबा पड़ा है, इसलिए मैंने इस कविता में उस दुख की गाथा को गाया है जिसे मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। इन पंक्तियों में निराला की गहरी वेदना छिपी है जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो हमें बोला गया है, यासिर अराफात का व्यक्तित्व सहजता, सरलता एवं सेवाभाव से ओतप्रोत था। गांधी, नेहरू तथा यासिर अराफात पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा का सवाल है, मनोकामना की गांठ की अद्भुत अनूठी इधर बांधो उधर लग जाती, ये कथन किसने व किन संदर्भ में कहा? इस कथन से आप क्या सहमत हैं? यासिर अराफात फिलिस्तीनी आईएसआई सरकार के प्रमुख थे परंतु इतना बड़ा नेता होने पर भी उन्हें अहंकार नहीं था। लेखक को उन्होंने सप्रेम आमंत्रित किया था। वे अतिथि सत्कार करने में सहजता दिखाते रहे और स्वयं फल छीलकर लेखक को खिलाते रहे। इससे सरलता एवं सेवाभाव इतना अधिक था कि जब लेखक गुसल खाने से हाथ धोकर बाहर निकले तो बाहर हाथ में तौलिया लिए स्वयं यासिर अराफात खड़े थे।
उक्त गुणों से उनका व्यक्तित्व ओतप्रोत था। अथवा का सवाल है, प्रस्तुत कथन से पारो की मनोदशा का पता चलता है, उससे संभव से मिलन हो। इस मनोकामना से मनसा देवी एक चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया, क्योंकि पहली मनोकामना की गांठ का फल तो उसने देख ही लिया है। जिसे मिलने की संभावना नहीं थी, वह लड़का स्वयं चलकर उसके पास आ गया। पारो के उस कथन से पता चलता है कि वह संभव से प्यार करने लगी थी। अगला है, नदियों की दुर्दशा और तालाबों के बारे में लेखक के चिंतन को स्पष्ट कीजिए। सूरदास को किस चीज का दुख था और क्यों? उससे उसे क्या सोचते सोचते रोना आ गया, स्पष्ट कीजिए। तो नदियों की दुर्दशा, लेखक को इस बात का दुख था कि सभी नदियां सदानीरा थी, किंतु अब उनमें जल नहीं है। ये सदानीरा नदियां अब चौमासे में चलती है, बाकी के महीनों में बस्तियों के नाले के पानी को ढोती है। तालाब चिंतन, मालवा के लोग पानी के लिए नदियों के बाद तालाबों पर निर्भर रहते हैं, किंतु वर्तमान में तालाब पोखरों को मलबे से गाद दिया गया। इस कारण जल स्रोत सूखे गए और पेयजल की विकराल समस्या मुंह बाएं सामने खड़ी है। अथवा का सवाल है कि सूरदास को झोपड़े के बर्तन जल जाने का दुख नहीं था, उसे दुख था तो उस पोटली का जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार था। वह उस पोटली में रखे गए रुपयों में पूर्ण क्रम करना, बेटे का विवाह करना चाहता था। साथ ही सुभागी के बारे में भी चिंतित था कि भैरव उसे रखेगा नहीं, जिसका कलंक भी मेरे ही सर पर लगना है। उस समय वह यही सब सोचकर दुखी मन से रो पड़ा। क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके अंदर हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। हिंदी के नए पुराने लेखक की चर्चा बराबर इस मंडल में रहा करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में बहुत करती, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते हैं। जिस स्थान पर मैं रहता हूँ वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तरों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों के बोली कुछ अनोखी लगती थी, इसी से इन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रखा गया था। प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश रामचंद्र शुक्ल के प्रेम घन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध से लिया गया है। संस्मरणात्मक निबंध से लिया गया है। 16 वर्ष की अवस्था तक तो लेखक में हिंदी प्रेमी साथियों की एक मंडली बन गई, जिससे उसी के संबंधित घटना का वर्णन किया गया है। व्याख्या की बात करें तो शुक्ल जी की हिंदी प्रेमियों की जो मित्र मंडली थी, उसमें हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा निरंतर हुआ करती थी। शुक्ल जी बताते हैं कि तब तक अपने आप को एक लेखक मानते थे। शुक्ल जी और उनके हिंदी प्रेमी साथी लिखने पढ़ने को हिंदी में भी बातचीत करते हैं। उसकी उस हिंदी में निसंदेह जैसे शब्द प्राय प्रस्तुत होते हैं। जिस स्थान पर मिर्जापुर में शुक्ल जी रहते थे, वहां बहुत से वकील, मुख्तार, कचहरी के अफसर तथा कर्मचारी रहा करते थे। एक दूसरे से जैसे वे कचहरी के लोगों की बस्ती थी। उस समय कचहरी में उर्दू भाषा का प्रयोग होता था। उन लोगों को उर्दू के शब्द ही प्राय सुनने को मिलते थे। उर्दू सुनने वाले कानों में लेखक की मंडली के लोगों की बोली अनोखी लगती थी। इसी का परिणाम यह है कि लोगों में लेखक की मंडली के लोगों का नाम निस निस्संदेह लोग रख दिया गया। विशेष है यहाँ लेखक और उसके हिंदी प्रेमी साथी लोगों की परिनिष्ठित खड़ी बोली के बारे में बताया गया है। भाषा सरल, सहज एवं शैली विवरणात्मक है। अथवा का सवाल है, जिसके अंदर भी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना है कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने पूछा, क्या ये सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया, यस। चलो बच्चों पढ़ लेते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। अगर प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये गद्यांश असगर वजाहत के लघु कथाएं पाठ के शेर शीर्षक कथा से लिया गया है। इसमें व्यवस्था के प्रतीक शेर के व्यवहार एवं यथार्थ का व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है। व्याख्या, शेर के मुंह में अनेक जीवों को स्वयं ही प्रवेश करते देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों के बाद लेखक को सुनने में लगा कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का जबरदस्त समर्थन करने वाला है। इसी कारण वह जंगल के जानवरों का शिकार नहीं करता। अर्थात पाए देखा जाता है कि सत्ताधारी वर्ग अहिंसावादी, न्याय प्रिय और मेल जोल रखने वाले का कोरा दिखावा करता है। वह सुविधा भोगी एवं छदम जन सेवक है, इसलिए वह लोगों को व्यवस्था के नाम पर प्रलोभन देता है, कोरे आश्वासन देता है, ऐसी युक्तियां अपनाता है कि सामान्य लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। यह प्रसंग में लेखक सोचने लगा कि शेर के पेट में सुख सुविधाएं, रोजगार, स्वर्ग आदि चीजें हैं। वह सारे आकर्षण विद्यमान, इसी लोभ से सारे लोग वहां जाते हैं। तब एक दिन लेखक भी शेर के पास गए। शेर उस समय सोया हुआ था। उसके ऑफिस का स्टाफ काम कर रहा था। लेखक ने उसे पूछा कि क्या शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है? तो उन्होंने कहा,
कि ये सच है। व्यवस्था के प्रतीकात्मक वर्णन का व्यंग्य किया गया है। भाषा सरल सुबोध है, वर्णन चित्रात्मक प्रतीकात्मक है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसके अंदर हमें एक पद्यांश दे रखा है जिसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। चलो पढ़ लेते हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरनरी भरे उठी जान को, कहीं कहीं आवन छबीलो मन भावन को, गही गही राकती ही दे दे सन मान को, झूठी बतियानी की पत्यानी ते उदास है के अब ना गिरत घन आनंद निदान को, उधर लगे हैं अधर लगे हैं आनी करी के पयान पान चाहत चलन ये सहदे से ले सजन को। प्रस्तुत कवित रीति मुक्त कवि गणानंद द्वारा रचित इसमें कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है कि सुजान के दर्शन के लिए ही ये प्राण अब तक अटके हुए हैं। व्याख्या कवि गणानंद अपनी प्रेयसी सुजान को लक्ष्य कर कह रहे हैं कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अर्थात बहुत समय बीत चुका है तुम्हारे इंतजार में, मेरे प्राण अटके हुए हैं, अर्थात इस संसार से जाने वाले हैं। छेल छबीली प्रिय सच सुजान से कई बार आने को कहा किंतु वह नहीं आई। कवि कहता है कि हे प्रिय सुजान, अब तो आकर मेरे प्रेम का सामान बचा लो। मैं तुम्हारी झूठी और ललचाने वाली बातों पर विश्वास करके बहुत दुखी और उदास हूं। अब तो आनंद के भंडार बादल भी नहीं गिरते जिससे मुझे तृप्ति मिल सके। अब तो स्थिति यह हो गई है कि मेरे प्राण अंधेरे तक आ लगे हैं। व्याकुलता से मेरे प्राण कभी भी प्रस्थान कर सकते हैं। ये तो अभी तक इसलिए अटके हुए हैं कि सुजान का कोई संदेश मिल ही जाए। भाव यह है कि मेरे ये प्राण सुजान की प्रतीक्षा में ही अटके पड़े हैं, उनके संदेश के बिना ये निकल भी नहीं पा रहे हैं। विशेष की बात करें तो इसमें सुजान शब्द प्रेमिका के लिए अथवा आराध्य श्री कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। अनुप्रास सलेश तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त है। वियोग श्रृंगार कवित छंद और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अथवा का सवाल है, मैं जानो निज नाथ सुभाऊं अपरा देहू पर को न काऊं, मोह पर कृपा स्नेहु विषय की, खेलत खुनिस न कबहू देखी, शिशुपन ते परिहु रेऊ न संगू, कबू न किन्हे मोर मन भग्गू, मैं प्रभु कृपा रीति जियो जो ही, हार्यु खेल जिताओ भई मोही। यहाँ पर बोला गया है कि प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के अयोध्या कांड से लिया गया। इस अंश में कवि ने रामवन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर चित्रकूट की सभा में भरत पुलकित शरीर से खड़े हो गए। वे कहने लगे कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव भली प्रकार से जानता हूं, मैं तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करता, मुझ पर उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने बचपन के खेल में भी कभी उनका क्रोध और अप्रसन्नता नहीं देखी, मैंने बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा। मैं प्रभु श्री राम की कृपा को मन से अच्छी प्रकार जानता हूं। वे खेल में मेरे हारने का भी मुझे ही जीता देते हैं। विशेष की बात करें तो भरत का राम के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। नीरज नयन के रूपक व अनुप्रास अलंकार, खेलत कुनिस और स्नेह संकोच के अनुप्रास अलंकार है। करुण रस माधुर्य गुण एवं भाषा अवधि तोपाई दोहा छंद है। यहाँ पर बच्चों आपको 4 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना है। मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग, पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों का दायित्व, प्राकृतिक आपदाएं कारण और निवारण, शिक्षित नारी सुख समृद्धिकारी। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो रहेगा मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग। पहला है प्रस्तावना। किसी भी देश की समृद्धि एवं विकास का मुख्य आधार उसकी आर्थिक एवं उत्पादक क्षमता होती है। जिस प्रकार भारत देश प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप पर पद पर प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार वर्तमान में भी आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी भारत विश्व के प्रगतिशील देशों में अग्रणी बनता जा रहा है। इसके लिए स्वदेशी की भावना निरंतर प्रत्येक भारतीय के हृदय में विकसित होनी आवश्यक है। मेक इन इंडिया प्रारंभ एवं उद्देश्य भारत को सुख सुविधाओं संपन्न और समृद्ध बनाने, अर्थव्यवस्था के विकास की गति बढ़ाने, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ाने देने तथा रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से भारतीय सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने के लिए मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ नीति की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से सरकार भारत में अधिक पूंजी और तकनीकी निवेश पाना
चाहती है। इसके लिए भारत सरकार का प्रयास है कि विदेशों में रहने वाले संपन्न भारतीय अन्य उद्योगपति भारत में आकर अपनी पूंजी से उद्योग लगाएं। वे अपने उत्पादक को भारतीय बाजार एवं विदेशी बाजारों में बेचकर मुनाफा कमा सकेंगे। भारत में भी इससे लाभ होगा। स्वदेशी उद्योग मेक इन इंडिया का ही स्वरूप विदेशी उद्योग है। इसमें देश को सुख सुविधाओं संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ही उक्त नीति को प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में कोरोना महामारी के बाद तो इसके स्वरूप को और अधिक विस्तृत करते हुए इसमें आत्मनिर्भर भारत नाम दिया गया है, जिसका प्रमुख लक्ष्य अपने देश को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाते हुए विदेशी पूंजी में भी भारत में लाना, रोजगार के अवसर विकसित करना है। योजना के लाभ मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग की योजना के द्वारा सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसके भारत का आयात बिल कम हो सकेगा, देश में रोजगार का सृजन हो सके। इस योजना के निर्यात और विनिर्माण की में वृद्धि होगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, साथ ही भारत में रोजगार का भी सृजन होगा। उपसंहार मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद से विशेषताएं कोरोना वैश्विक महामारी के कारण भारत देश निवेश के लिए न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपितु विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्योगपतियों की पहली पसंद बन गया है। आज भारत स्वदेशी उद्योग एवं मेक इन इंडिया की नीति के कारण रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनता हुआ विश्व का एक संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो बच्चों, आज हमने जो कक्षा 12 का मॉडल पेपर 4 था हिंदी साहित्य का, उसको हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों